वेलकम टू प्रभावी कंपटीशन हब। आज हम अरिहंत वन लाइनर 25,000 MCQ का केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर एंड इट्स स्टेट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो मैटर्स क्या होता है। देखो मैटर का डेफिनेशन दे रखी है, एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ मास ऑक्यूपाई वॉल्यूम कैन हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस इनर्शिया कैन बी फेल्ड बाय सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड मैटर। देखो मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी वस्तु जिसके पास कुछ मास हो, वो कुछ वॉल्यूम एक्यूपाई करती हो, या फिर उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, इनर्शिया हो उसके पास, और जिसको आप हाथ लगा सके, देख सके, वो क्या होती है, मैटर होती है। क्या क्या उसके पास मास होना चाहिए, या उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए, फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, इनर्शिया, उसको आप देख सकते हो, हाथ लगा सकते हो, वो क्या होता है, मैटर होता है। एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है, आपके घर में चेयर है, वो भी क्या एक मैटर है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही है, उसके पास कुछ मास है, वो कुछ चेयर आपके रूम में कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, उसका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये सॉलिड लिक्विड कुछ तो है वो। उसके बाद इनर्शिया है, इनर्शिया मास इनटू वेलोसिटी, उसको आप हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो क्या है, एक मैटर है। तो मैटर, ये 5 कंडीशन को जो फॉलो कर रहा है वो क्या एक मैटर है। विच स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखो जो मैटर होता है उसके बीच में पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, जैसे एक पार्टिकल हो गया, दो पार्टिकल हो गया, सपोज कि ये मैटर है, तो इसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे, तो क्या विच स्पेस प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल। अब इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो मैटर के बीच में जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में किस क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। नेक्स्ट, नेम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द पार्टिकल्स टुगेदर। जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, आपस में चिपके हुए क्यों रहते हैं, मतलब वो साथ साथ क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स लगता है। वो फोर्स का नाम क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। हाउ द स्पीड ऑफ पार्टिकल चेंजेस व्हेन द टेम्परेचर राइजेस। देखो अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद टेम्परेचर। सपोज कीजिए ये एक मैटर है, ये गैस है, इसमें पार्टिकल्स थे, तो ये इनकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से घूम रहा था, मैं इसको गर्म करूँगा तो इनकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है, विच आर द टू मेन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो देखो मैटर के दो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अभी एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होता है देखते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट डेट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। क्या होता है इसका, एटम। एटम मतलब क्या हो गया, वो इंडिपेंडेंट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंट पार्टिकल में एग्जिस्ट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट सपोज करिए हाइड्रोजन क्या एलिमेंट, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये दोनों मिलकर क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाया। बेसिकली इस एलिमेंट का स्मॉलेस्ट एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या, हाइड्रोजन, एच एटम, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एटम। नेक्स्ट, देखो ये एटम वर्ड कहाँ से लिया गया, तो वर्ड एटम हैज बीन डिराइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज से। नेक्स्ट, विच टर्म इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटेड अ मॉलिक्यूल। मतलब क्या हुआ इसका, देखो हाइड्रोजन H2 है, अब इसमें कितने एटम है, 2 है। सिमिलरली Cl2 है, इसमें कितने, 2 है। N3 है, इसमें कितने एटम है, 3 एटम है। तो ये इसके एटमोसिटी कितनी होगी, 2, इसकी कितनी होगी, 2, इसकी कितनी होगी, 3। तो एटमोसिटी क्या होता है कि इंडिकेट करता है कि कितना नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स में है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर। देखो फॉस्फोरस की क्या होती है एटोमिसिटी, P4। सल्फर को हम लिखते हैं S8। तो एटोमिसिटी क्या बोला, कितने नंबर ऑफ एटम थे उसमें, कितने, 4, तो 4, सल्फर की 8। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सो ऑल द प्रॉपर्टी कैन बी टर्म्ड एज मॉलिक्यूल। देखो इसका मतलब क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट मतलब क्या हुआ, देखो ये हाइड्रोजन का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये दोनों मिलकर इन्होंने क्या बनाया, HCl का एक मॉलिक्यूल बनाया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। ये एटम हो गया दोनों इंडिविजुअल, ये हो गया मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस सिमिलर टू इट्स एटम। देखो इन विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस सिमिलर टू इट्स एटम, मतलब क्या हुआ इसका, देखो मैं अगर ले लूँ मोनोटॉमिक गैस, किसको ले लूँ, हीलियम, ये मोनोटॉमिक है, मतलब क्या इसमें एक ही एटम है। इन विच टाइप ऑफ ये मॉलिक्यूल है,
द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, इसका मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के एटम के इक्वल ही होगा क्योंकि दोनों सेम ही है कि मोनो एटॉमिक है। सपोज को ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये एटम है, ये गैस है, इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकता है पर ये तो मोनो एटॉमिक एटम मतलब एक ही है इसमें और एटम भी एक ही है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। इन विच स्टेट ऑफ मैटर द सब्सटेंस हैव डिफाइनेड मास वॉल्यूम एंड शेप। ऐसा देखो मैटर कितने टाइप के होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, एक बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट और एक प्लाज्मा, 5 होते हैं। तो ये बोल रहा है ऐसा कौन सा मैटर ऑफ सब्सटेंस होता है जिसमें जो डिफाइनाइट होता है क्या, मास वॉल्यूम एंड शेप। तो ये क्या होता है सॉलिड में, सॉलिड हमको पता है कि हाँ भाई उसका पर्टिकुलर मास होगा, पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, पर्टिकुलर शेप होगा। अनलाइक कि गैस को आप किसी भी, गैस का कोई शेप नहीं होता, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, आप जिस बर्तन में डालोगे ऐसा दिखेगा। वो सॉलिड का क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेप होता है, पर्टिकुलर वॉल्यूम उसको चाहिए और पर्टिकुलर मास उसका होता है, तो सॉलिड स्टेट का होता है ये सब। सॉलिड स्टेट हैज़ विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में लगता है जब भी ये उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है उसको आप इजीली तोड़ नहीं सकते, तो वो क्या होता है क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हाईली डेंस स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखो ये जो सॉलिड होता है वो हाईली डेंस क्यों होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, तो उसके कारण क्या, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। मतलब क्या हुआ कि जो इन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण क्या होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अगर ये सपोज कीजिए कि मोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता, तो मैं इसको ईजिली ब्रेक कर देता, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लेस होता। ऑन what basis solid are classified as amorphous and crystalline solid। देखो सॉलिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमोरफस सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा, क्वार्ट्ज, डायमंड, ये क्या सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वहीं एमोरफस सॉलिड क्या हो गया, ग्लास इज एमोरफस सॉलिड, इसको हम क्या बोलते हैं, एमोरफस को स्यूडो सॉलिड। मतलब ऐसा है कि देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक रैंडम वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, स्ट्रेट लाइन, ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। एमरफस सॉलिड का ऐसा रैंडम कुछ भी अरेंज होते हैं, तो इसलिए इसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं, इसको एमरफस बोलते हैं। ऑन व्हाट बेसिस सॉलिड आर क्लासिफाइड हो गया, एमरफस और क्रिस्टलाइन कैसे, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एमरफस या क्रिस्टलाइन, इसका नेचर क्या है। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एग्जाम्पल आर ऑल्सो कॉल्ड एस, तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे क्वार्ट्ज हो गया, डायमंड हो गया, सबके ट्रू सॉलिड्स हैं। सिमिलरली देखो क्वार्ट्ज क्या है, क्वार्ट्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉलिड, तो क्वार्ट्ज किसका एग्जाम्पल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। किसका एग्जाम्पल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड का। नेक्स्ट सॉलिड डेट आर ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स, अभी मैंने ऊपर बताया था किसको बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड, और सुपर कोल्ड भी बोलते हैं, इनको दो नाम है, सुपर कोल्ड सॉलिड या फिर स्यूडो सॉलिड। आर विच टाइप ऑफ सॉलिड, एमरफस सॉलिड। तो एमरफस सॉलिड क्या होता है, स्यूडो सॉलिड होता है और सुपर कोल्ड सॉलिड होता है। विच स्टेट ऑफ मैटर हैव नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड स्टेट। मतलब क्या हुआ, लिक्विड स्टेट का कोई फिक्स शेप तो होता नहीं, कि आपने सुना है जैसे कि गोल लिक्विड, स्क्वायर लिक्विड, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। आप तो लिक्विड को जिसमें डालेंगे उस शेप का वो लिक्विड हो जाएगा, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। किसका नहीं होता है, लिक्विड स्टेट का। वहीं हम बात करें अगर सॉलिड का, तो उसका शेप भी होता, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता। तो इसका फिक्स कुछ नहीं होता लिक्विड का। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विच टर्म इज़ यूज फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू इट कैन फ्लो। देखो हमको पता है सॉलिड, अगर मैं एक सॉलिड रखूँ, सपोज कीजिए ये एक फर्श है या फिर ये हमारा प्लेस है, इस पर मैंने एक सॉलिड रखा, तो ये क्या फ्लो होने लगेगा कि नहीं। वहीं अगर मैंने इस पर टाइल्स पे लिक्विड ढोल दिया, तो ये क्या होने लग गया, फ्लो होने लग जाएगा। तो बेसिकली ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, फ्लूइडिटी, किसकी, लिक्विड की, लिक्विड फ्लो करता है अनलाइक सॉलिड। नेम द स्टेट ऑफ मैटर, कौन सा स्टेट ऑफ मैटर डेट नाइदर हैव फिक्स शेप, उसका फिक्स शेप भी नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। कौन सा है, गैसियस का भी नहीं होता और वॉल्यूम दोनों का ही नहीं होता, शेप और वॉल्यूम। आपने कोई गैस देखी क्या, हाइड्रोजन स्क्वायर होती है, क्लोरीन सर्कल होती है, ऐसा कुछ सुना है कि नहीं होता, जैसे आप उसको जिस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में डालेंगे उसका शेप उस तरीके का हो जाएगा।
नेम द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक एंड इंटरमोलिकुलर शेप बिटवीन द मोलिकुलर लार्ज गैसेस स्टेट। देखो गैस का क्या होता है, सपोज कीजिए कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है हाइड्रोजन। तो देखो इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी वीक इन, ये एक पार्टिकल है एक पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा वो बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए देखो ये पार्टिकल बहुत दूर दूर है। अगर पास होता तो ये सब चिपक जाता और सॉलिड बना देता, पर ये गैस है, ये गैस है, इसलिए इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वीक होता है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट। जिसमें क्या हो, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स हो और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट। In which process intermixing of particle of two different types of matter takes place। देखो डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग, सपोज कीजिए एक मैटर ये है, ये M1 है, ये M2 है, ये दोनों मैटर जब मिक्स करेंगे इंटरमिक्सिंग होगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, इन दोनों के जो पार्टिकल्स इंटरमिक्स करेंगे आपस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। वाई वी गेट द स्मेल ऑफ अ हॉट सिजलिंग फूड इवन एट सेवरल मीटर अवे। मतलब क्या हुआ, सपोज कि यहाँ पे गर्म खाना हुआ, गर्म खाना रखा, फूड गर्म रखा हुआ और आप यहाँ खड़े हो, तो भी आपकी इसकी स्मेल यहाँ तक आएगी। क्यों, जो ठंडा खाना होता तो नहीं आती, वो गर्म होता तो आती है। उसका कारण क्या है, डिफ्यूज़न। उसका कारण क्या है, डिफ्यूज़न। और डिफ्यूज़न क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस। मतलब क्या हुआ, कौन कितना ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेस होगी, उससे कम कंप्रेस होगा लिक्विड, उससे कम कंप्रेस होगा सॉलिड। क्यों, सॉलिड का क्या है, फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का कोई ना फिक्स्ड शेप है ना फिक्स्ड वॉल्यूम है, ना फिक्स्ड शेप है ना वॉल्यूम है, लिक्विड और दोनों का इसका है, इसलिए सबसे ज़्यादा कंप्रेस क्या होती है, गैस, उससे कम लिक्विड, उससे कम सॉलिड। व्हाट इज़ द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर। देखो लेटेस्ट सबसे आखिरी में कौन सा डिस्कवर्ड हुआ, बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये किसने दिया था, बोस ने दिया था और आइंस्टाइन ने दिया था, तो उसको क्या बोलते थे हम, बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इस बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा दो होते हैं, 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, तो एक ये होता है और एक होता है प्लाज्मा। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में बोर्न आइंस्टाइन कंडेंस में स्मॉलेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल, उसको हम क्या बोलते हैं, बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट। और प्लाज्मा में क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर कंटेनिंग वी कैन से मैटर, इसमें स्मॉलेस्ट और इसमें हाईएस्ट। ये प्लाज्मा कहाँ है, ये लिक्विड लाइट वगैरह में यूज़ होता है जो प्लाज्मा। फिर नेक्स्ट क्या, विच स्टेट ऑफ मैटर इज फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ अ गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। ये बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसर का टेक्निकल फॉर्म क्या है, देखो, विच मैटर इज फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ गैस। अगर ये सपोज कीजिए गैस है, इसको मैं एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे, लो टेम्परेचर पे कूल करूँ, क्या पे, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, सबसे कम लो डेंसिटी पे अगर उसको सबसे लो टेम्परेचर में उसको कूल करूँ, तो मुझे कौन सा क्या मैटर मिलेगा, बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इसका अपोजिट कर दूँ अगर मैं, हाईएस्ट डेंसिटी और सुपर हाई टेम्परेचर, तो मुझे क्या मिलेगा, प्लाज्मा। तो ये आपको याद रखना है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा, हाई टेम्परेचर। कहाँ पे होता है प्लाज्मा, स्टार्स में, सन में। तो हमको समझ में आ गया कि 5 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट कैसे बनता है, वेरी लो टेम्परेचर पे वेरी लो डेंसिटी को मैं प्रोडक्ट को मैं कूल करूँ, और हाई डेंसिटी पे प्लाज्मा बनता है। अब देखो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। देखो इंटर कन्वर्जन मतलब क्या होता है, इंटर कास्ट में आपने सुना होगा, इस टाइप से इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर क्या होता है। हमको पता है मैटर होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा, 5 होते हैं। तो ये दोनों हम बात नहीं करेंगे, हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन एक दूसरे में ऑफ स्टेट्स। विच प्रोसेस इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। देखो अगर सपोज कीजिए ये सॉलिड स्टेट है, इसका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। एग्जाम्पल कीजिए, सपोज कीजिए ये आइस है, आइस क्या, सॉलिड है, अब इसको हीट मिल रही है, इसको कहीं से टेम्परेचर इसका बढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या था, सॉलिड से लिक्विड में, तो ये क्या हो गया, फ्यूज़न।
इन विच प्रोसेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं सॉलिड है ये, इसको गर्म करूँ, टेम्परेचर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। सॉरी, वो गैस का एग्जांपल ले लिया था अपन ने, जो आइस है उसको अपन ने गैस में कन्वर्ट कर दिया था, वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया था। सिमिलरली अब इसको समझिए, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर ये सॉलिड है, इसको मैं गर्म करूँ तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो आपने देखा होगा जब सॉलिड को लिक्विड में, एग्जांपल क्या हो गया, चीज़ को ले लीजिए आप, चीज़ है, इसको आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, ऐसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है, वो मेल्ट होने लग जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट है कि हाँ भाई सॉलिड को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब मिला, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट जब रीच हुआ तो वो किस में कन्वर्ट होने लग गया, लिक्विड में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या हुआ, मेल्ट करने लग गया उसमें, लिक्विड में। हाउ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब क्या हुआ, देखो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये क्या बोल रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या हुआ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चिपकेंगे, मतलब ज़्यादा पास में रहेंगे, तो इनको इजीली ब्रेक कर सकेंगे क्या, नहीं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये दूर दूर चले जाएंगे, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है, सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करता है, और मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखो एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, केल्विन होती है। और अदर यूनिट क्या होती है, सेल्सियस हो गई, फ़ारेनहाइट हो गई, ये सब अदर यूनिट है। पर हमसे पूछा एसआई यूनिट, वो क्या है, केल्विन है। नेम द प्रोसेस इन विच सॉलिड कैन कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फेस। मतलब क्या हुआ इसका, देखो हमको पता है ये सॉलिड है, इसको मैं गर्म करूँगा तो ये क्या होगा, ये लिक्विड सॉलिड है, तो गर्म करने पे क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। इसको फिर फर्दर गर्म करूँगा तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि मुझे इसी प्रोसेस बताओ कि मैं इसको गर्म करूँ तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट हुए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। एग्जाम्पल, कैम्फर, जो घर में कपूर रखा हुआ था उसको हम जलाते हैं, वो सॉलिड स्क्वायर बॉक्स होते छोटे छोटे कपूर के, उसको जो जलाता हूँ तो ऐसा तो ही नहीं वो लिक्विड बनता फिर गैस बनता, वो डायरेक्ट जल जाता और गैस में कन्वर्ट हो जाता। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन का। राइट द टर्म इन विच अ पर्टिकुलर टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अभी हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट। अगर वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड जो है वो क्या स्टार्ट हो जाए, बॉईल करना चालू कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल, सपोज कीजिए वाटर है, ये वाटर है, इसमें क्या है, वाटर भरा हुआ है। अब इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, वाटर क्या लिक्विड है, तो ये क्या उबाल आने लग जाएगा, इसमें बॉईल होने लग जाएगा। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है उसका बॉइलिंग पॉइंट। वॉट डज द वर्ड लेटेंट मीन्स। देखो लेटेंट का लिटरल मीनिंग, मतलब इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है, लेटेंट का हिडन। जो भी हिडन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट। वॉट इज टर्म इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय सब्सटेंस दैट अंडरगोज चेंज ऑफ स्टेट। देखो जो भी, सपोज कीजिए ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो क्या होगा, इसमें ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो अमाउंट कुछ हीट है, या तो वो एब्जॉर्ब होगी या क्या होगी, रिलीज होगी बाय सब्सटेंस। उस हीट को पर्टिकुलर हीट को चेंज ऑफ सब्सटेंस जब होता है तो या तो हीट रिलीज हो रही होगी या हीट गेन हो रही होगी। उसी रिलीज या हीट गेन को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। वो जो हीट होती है वो क्या रहती है, लेटेंट हीट। इन कंडेंसेशन प्रोसेस द गैस स्टेट चेंजेस इनटू विच स्टेट। तो किस में होता है, लिक्विड स्टेट में। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो गैस होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में। कैसे होगी, अगर मैं इसको टेम्परेचर डाउन कर दूँ गैस का तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। एग्जाम्पल क्या हो गया, सॉलिड CO2, या फिर सॉलिड CO2 चलो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरीके से सपोज कीजिए गैस है, आपने देखा होगा ना जब टेम्परेचर ठंड में, कोल्ड वेदर में, जब एटमॉस्फेयर रहता है उसमें क्या रहता है, गैस रहती है। जब टेम्परेचर डाउन होता है तो आपने देखा होगा आपके पत्तों वगैरह पे, पेड़ के पत्तों पे उमस छा जाती है, उमस बन जाती है, तो वो गैस से टेम्परेचर डाउन करने पे क्या हो गया, लिक्विड हो गया। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन।
इन सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस द गैस स्टेट चेंजेस इनटू विच स्टेट, सॉलिड स्टेट में। सॉलिडिफिकेशन नाम से समझ में आ रहा है कि गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड स्टेट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट क्या, आइडेंटिफाई द टर्म इन विच पर्टिकुलर मूवमेंट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब पहली बात तो फ्यूज़न क्या होता है, अगर देखो फ्यूज़न क्या पढ़ा था हमने, अगर सॉलिड को मैं गर्म करूँ तो क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा। पहले इतना समझो कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। लेटेंट मतलब क्या होता है, हिडन, और हीट मतलब तो हीट होता है। तो जब सॉलिड से मैं हीट कन्वर्ट करूँगा, जब सॉलिड से हीट लिक्विड, सॉलिड से जब लिक्विड जाएगा, तो जो अमाउंट ऑफ हीट है वो रिक्वायर होगी, उसको ही मैं क्या बोलूँगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज द रीज़न ऑफ हैविंग मोर एनर्जी इन पार्टिकल ऑफ स्टीम देन पार्टिकल ऑफ वाटर। मतलब क्या हुआ, देखो स्टीम क्या होता है, भाप। आपने देखा होगा जो भाप रहती है, भाप मतलब क्या होता है, भाप। और क्या होता है, देन द पार्टिकल ऑफ वाटर। सपोज कीजिए वो पार्टिकल ऑफ वाटर है, मतलब पानी का एक पार्टिकल है, और ये भाप का एक पार्टिकल है। तो भाप का पार्टिकल में जो है एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अगर सपोज कीजिए मैं इसको 15 डिग्री पे है, ये भी 15 डिग्री पे, पर ये इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर पार्टिकल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लिक्विड से वो जब सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था, तो उसने एनर्जी क्या करी थी, एब्जॉर्व कर ली थी। तो वो उसके कारण क्या, उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। विच प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग ऑफ वाटर केप्ट इन अर्थन पोर्ट। देखो, जब हम मटके में पानी भरते हैं, जब मटके में हम पानी भरते हैं तो वो ठंडा क्यों हो जाता है। सब उसकी ये मटका, इसमें अगर मैं पानी भरता हूँ तो वो ठंडा क्यों हो जाता है, इवोपरेशन की वजह से। क्यों, देखो इसमें छोटे छोटे होल रहते हैं, आपने मटके में देखा होगा। तो उससे क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। इसमें पानी भरा हुआ, तो वो वाटर क्या करेगा, इसको वो जो स्मॉल स्मॉल होल है इसमें से लीव करने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होगा, उससे जो उसका टेम्परेचर है, मतलब उसको कुछ एनर्जी चाहिए होगी ना बाहर निकलने के लिए, तो वो एनर्जी को लेकर बाहर निकल जाएगा। उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर ठंडा हो जाएगा। तो मटके में पानी ठंडा क्यों हो जाता है, इवोपरेशन की वजह से। नेक्स्ट क्या, अ लिक्विड बॉइल्स एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। विच अदर प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड प्रूव्स दैट इट इज़ प्योर वाटर। मतलब क्या हुआ कि देखो, जो लिक्विड है ना वो बॉयल कितने डिग्री पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा ही अगर वो लिक्विड क्या हो रहा, फ्रीजिंग टेम्परेचर भी होगा ना, वो कितना होता है, 0 डिग्री पे हो रहा, तो वो क्या शो कर रहा है कि इसमें कुछ इम्प्योरिटी नहीं है। मतलब क्या हुआ, अगर प्योर वाटर है तो बॉयल 100 डिग्री पे होगा, वो फ्रीज 0 डिग्री पे होगा। ये सब मतलब इसमें इम्प्योरिटी नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये क्या प्रूव करता है कि जो वाटर है वो प्योर है। अब ये ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड CO2 को ही हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। सॉलिड CO2 को हम यहाँ पे सॉलिड लगाना है, सॉलिड CO2 को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। हाउ बॉइलिंग पॉइंट इज अफेक्टेड ड्यूरिंग लोअरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन लिक्विड। मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए लिक्विड है, अगर मैं इसका क्या करूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो कर दूँ, तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिक्रीज़ होगा। ये इसका एग्जांपल क्या हुआ, देखो जब सपोज़ कि ये ग्राउंड लेवल है और ये माउंटेन है, जब मैं माउंटेन पे जाता हूँ, यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पे सपोज़ कि मैंने 1 लीटर वॉल्यूम में वो रख लिक्विड ले रखा था। अब इसी 1 लीटर वॉल्यूम को मैं यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ पे क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कम हो गया, कम बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, सपोज़ कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक हाई था, क्योंकि अब मैं ऊपर ले जाऊँगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो रहा है। वाइड व्हाट डज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इंडिकेट। देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड क्या इंडिकेट करता है, मोलिकुलर फार्मूला। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि वो कितने में मेल्ट करने लग जाता है। तो बेसिकली मोलिकुलर फार्मूला डिफाइन कर रहा है ना, अगर कम मोलिकुलर फार्मूला उसका होगा तो ईजिली मेल्ट हो जाएगा। नेम एनी वन एंटी फ्रीजर डेट इफेक्टिवली डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन एन ऑटोमोबाइल। मतलब क्या हुआ कि ऐसा एक एंटी फ्रीजर का नाम बताना है जो क्या करें, फ्रीजिंग पॉइंट का वाटर को कम कर दे
तो उसका नाम क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल। हाउ डू मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग ऑफ टू आइस ब्लॉक्स टू फॉर्म वन व्हेन प्रेस टुगेदर? क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर, मतलब क्या बोल रहा है देखो, हाउ डज मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज ड्यूरिंग, अगर जॉइनिंग, सपोज कि ये एक आइस बॉल ए था, एक आइस बॉल बी था, अब मैंने दोनों को पास में लाया और कंप्रेस कर दिया, इन पर दोनों को प्रेशर लगाया और इसको एक ही बना दिया, ए बी करके, तो क्या होगा, देखो इसके मेल्टिंग पॉइंट में क्या फ़र्क आएगा, जब प्रेशर इज इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग। अगर इनको एक बॉइल सपोज पहले अलग अलग था, फिर मैंने इसको प्रेशर लगा के दोनों को सेम कर दिया, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या फ़र्क आएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन विच कन्वर्जन ऑफ वाटर मोलिक्यूल लॉस स्पीड, देखो इन विच कन्वर्जन टू वाटर मोलिक्यूल लॉस स्पीड, मतलब क्या होगा कि किस कन्वर्जन में जो वाटर मोलिक्यूल है उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो किस में हो जाती है, स्टीम से जब वो आइस में बनता है डायरेक्ट, तो उसमें क्या होता है, वाटर मोलिक्यूल की स्पीड कम हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, स्टीम क्या गैस है, तो इसमें जो वाटर मोलिक्यूल है उसकी स्पीड बहुत रैंडम होगी, बहुत ज़्यादा होगी, उसको मैं लिक्विड में करूँगा तो और कम हो जाएगी, सॉलिड में तो पास पास आ जाएंगे तो उनकी स्पीड और कम हो जाएगी। नेक्स्ट, हाउ बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, इंक्रीज होगा, मतलब क्या होगा, सपोज कि ये एक वाटर है, कंटेनर में वाटर भरा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, अब इसमें मैं इम्प्योरिटीज़ मिला देता हूँ, सैंड, मिट्टी डाल देता हूँ, तो क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 150, सर रैंडम एग्जाम्पल है, 150, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ गया, क्यों, क्योंकि इसमें आपने इम्प्योरिटीज़ मिला दी है, इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब सिमिलरली मोल्डिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इससे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इम्प्योरिटी मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब पहले फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री था, तो अब कितना हो जाएगा, पहले फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री था, तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, मतलब कितना होगा, -4 डिग्री हो जाएगा। एंड एट एब्सोल्यूट जीरो विच एनर्जी इज जीरो फॉर गैसेस, देखो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, जब पार्टिकल मूव करना बंद कर दो उसको हम क्या बोलते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। अब पार्टिकल मूव करना बंद कर दे तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv², पार्टिकल मूव नहीं कर रहा मतलब वेलोसिटी होगी जीरो, एन मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। इन विच प्रोसेस लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, लिक्विड का गैस में चेंज करना क्या होता, वेपोराइजेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो डेट इज टेम्परेचर बिलो विच इज़ नॉट अचीवेबल, देखो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ये भी इमेजिनरी टेम्परेचर है, इससे बिलो तो पॉसिबल ही नहीं है, ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू क्या है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की, बिलो विच द टेम्परेचर इज नॉट अचीवेबल, तो कितनी है, -273 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस है। नेक्स्ट, इफ अ टेम्परेचर इज 113 इन फ़ारेनहाइट व्हाट इज इट्स वैल्यू इन केल्विन स्केल, कितनी हो जाएगी, 318, वो केल्विन फ़ारेनहाइट से केल्विन वाला फॉर्मूला लगा के हमको निकालेंगे तो कितनी आएगी, 318 केल्विन। F -32 212 -32, केल्विन स्केल कितनी होती है, 283 383 -283 वाला हाईएस्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, आप फॉर्मूला वैल्यू रख के तो क्या आ जाएगा, 318 केल्विन। नेक्स्ट क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देखो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है, ऑन व्हाट बेसिस मैटर हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, देखो मैटर भी अलग अलग होता है, एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होता है, एक ही पार्टिकल, एक तरीके का पार्टिकल हो, मिक्सचर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ मिली हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। एग्जाम्पल एयर, एयर में क्या एक ही चीज़ होती है क्या, नहीं, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, आर्गन, नाइट्रोजन, सब तरह का मिक्सचर होती है एयर। नेक्स्ट क्या, नेम द साइंटिस्ट हु यूज द टर्म एलिमेंट, देखो एलिमेंट किसने यूज़ करा था सबसे पहली बार, रॉबर्ट बॉयल्स ने, किसने, रॉबर्ट बॉयल्स ने। Who defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by any physical or chemical process, किसने बोला था, एंटोनी लोरेंट लेवोइजर, क्या बोला था इन्होंने, कि जो एलिमेंट होता है वो एक बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है, बेसिक फॉर्म मतलब क्या होता है, इसको मैं तोड़ नहीं सकता, कि एलिमेंट को और बिल्कुल तोड़ नहीं सकता, किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस की हेल्प से इसको बिल्कुल तोड़ नहीं सकता मैं, किसने बोला था ये, एंटोनी लोरेंट लेवोइजर ने।
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सॉरी हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन टोटल, कितने एलिमेंट है टोटल, 118 एलिमेंट्स। हाउ मेनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर देयर, नेचुरली अकरिंग मतलब क्या होगा कि नेचर से मिलती है, उसको हम बोलते हैं नेचुरली अकरिंग। कितने हैं, 98। तो 98 माइनस करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 0 2, मतलब 20 क्या है, आर्टिफिशियल है, बनाए हुए ह्यूमन के द्वारा। विच जेम स्टोन कंटेन्स बेरिलियम मेटल, किस में होता है बेरिलियम मेटल, इमराल्ड में। किस में होता है बेरिलियम मेटल, इमराल्ड में। एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, तो एलिमेंट्स 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। एग्जाम्पल क्या होगा मेटल का, जिंक, एल्यूमिनियम, ये क्या हुआ मेटल हुआ। नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है नॉन मेटल। मेटलॉइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 3 फॉर्म में डिवाइड है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। देखो व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट सिल्वर, तो देखो सिल्वर एलिमेंट का सिंबल क्या है, Ag, क्या है Ag। विच मेटल इज प्रोड्यूस बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द क्वार्ट्स, मतलब क्या कि अगर मैं ऑक्सीजन, विच मेटल रिमूव बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम क्वार्ट्स, मतलब क्या हुआ, अगर मैं क्वार्ट्स में से ऑक्सीजन हटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सिलिकॉन। ऑब्वियस सी बात है, क्वार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं देखो ये क्वार्ट्स हो गया, इसमें से ऑक्सीजन को हटा दूँ तो क्या मिलेगा, सिलिकॉन। विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा आपको रूम टेम्परेचर पे। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट हैज़ अ शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग सरफेस प्रॉपर्टी जो मेटल है वो शाइन क्यों करता है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम वगैरह वगैरह शाइन क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण वो क्या होते हैं, चमकते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, कितनी बार हमने पढ़ा है एसिड बेस सॉल्ट में क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड, मतलब क्या होता है, जिंक ऑक्साइड है। तो इसका अगर आपसे कोई पूछे नेचर क्या होगा तो क्या होगा, बेसिक इन नेचर। विच नॉन मेटल इज लस्चरस, विच नॉन मेटल इज लस्चरस, मतलब क्या हुआ, हमने ये तो पढ़ लिया कि मेटल जो होते हैं वो लस्चरस होते हैं, पर नॉन मेटल क्या होते हैं, वो लस्चरस नहीं होते, पर ऐसा भी नॉन मेटल है जो लस्चरस है। कौन सा है वो, आयोडीन। विच सब्सटेंस कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, देखो एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, बीच में क्या लाई करता, मेटलॉइड्स। मतलब क्या होता है, इसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, तो दोनों की प्रॉपर्टी किसके पास होती है, मेटलॉइड्स के पास। एग्जाम्पल जर्मेनियम, सिलिकॉन्स, या मेटलॉइड्स। नेम एन एलिमेंट विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड मेटलॉइड, वही एग्जाम्पल हो गया जर्मेनियम। राइट द नेम ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन मोर देन वन एलिमेंट, मतलब क्या हुआ, कंपाउंड, मतलब उसका क्या हुआ, हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया, ऐसा कोई सा भी कैल्शियम एक एलिमेंट हो गया, कार्बोनेट एक एलिमेंट हो गया, इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, मतलब उसके में मोर देन वन एलिमेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ कार्बन कंपाउंड आर क्लासिफाइड इन विच टू कैटेगरी, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं हो। तो ये क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल CH3OH हो गया, एल्कोहल, मिथेनॉल, ये क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, प्रेजेंस ऑफ कार्बन। ऐसे ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया, जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं हो, HCl हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कार्बन में हम किस 2 कैटेगरी में कंपाउंड को डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक है या वो इनऑर्गेनिक है। सी वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मैटर, अब सी वाटर होता है उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर एज अ एयर, एयर और सी वाटर क्या एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर है। इसमें सोल्ट होता है, एल्यूमिनियम सोल्ट, मैग्नीशियम सोल्ट, डिफरेंट डिफरेंट सोल्ट होता है, अदर इम्प्योरिटी होती है, तो वो क्या होती है, मिक्सचर होता है। ऑन व्हाट बेसिस मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, देखो मिक्सचर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जो एक ही प्रकार के सब्सटेंस से बना हो गया होमोजीनियस, हेट्रो मतलब जो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस मिलकर मिलकर मिला हेट्रोजीनियस। विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन ही किसका नाम है, होमोजीनियस मिक्सचर का। देखो व्हाट इज द साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, तो उस ट्रू सॉल्यूशन की साइज कितनी होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलॉइड एंड सस्पेंशन, इसको हम डिटेल में चैप्टर में जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो वो डिटेल में पढ़ेंगे। अरे एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मिक्सचर, तो कोलॉइड और सब्सटेंसेस क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब देखो सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, मतलब क्या हुआ, ये मिक्सचर है, एयर है, सपोज कि एयर है, इसमें क्या क्या
हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब इनको सेपरेट करना, उसको ही मैं क्या बोलता हूँ कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मतलब मिक्सचर में से अलग अलग सबको सेपरेट करना। What kind of substance are made up of different kind of element combined together in any proportion? Impure substance, impure substance में ऐसे कोई सा भी एलिमेंट कंबाइन हो विदाउट एनी पर्टिकुलर proportion. By which method volatile component solvent and non volatile component solute can be separated? मतलब क्या वो volatile component क्या हो गया, इसको मैं गर्म कर दूँ तो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो और वो सॉल्वेंट है सॉल्यूट, उसको मैं कैसे सेपरेट करूँगा, इवोपरेशन से। सपोज कीजिए मेरे पास एक कंपोनेंट है ए बी, अब इसमें से ए जो है वो वोलेटाइल है, बी जो है नॉन वोलेटाइल है। अब मुझे पता चल गया कि हाँ भाई ए वोलेटाइल है, मैंने क्या करा, इसको गर्म करा, तो जो ए वोलेटाइल था वो चेंज हो गया गैस में। अब मैंने ऊपर एक दूसरा कंटेनर लगाया और उसको सेपरेट कर लिया, उसके उसमें सिर्फ ए वोलेटाइल है, बी वोलेटाइल नहीं है, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, बी कहाँ रह जाएगा इस कंटेनर में, ए सेपरेट हो गया यहाँ चले जाएगा। अब मैं इसको वापस सॉल्वेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, पर ये सेपरेट हो गया ना दो, तो ये कब पॉसिबल है, इवोपरेशन में। हाउ डस रेट ऑफ इवोपरेशन वेरीज व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीजेस? तो क्या होता है सरफेस एरिया इंक्रीजेस, तो ऑब्वियस सी बात है उसको एरिया बढ़ जाएगा तो इवोपरेशन भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए आपने गीला टॉवेल है, इसको ऐसे गोल मोल रख कर साइड रख दिया, अब ये इवोपरेट होगा, सनलाइट आएगी और इवोपरेशन चालू होगा, तो इसमें टाइम लगेगा। ये गोल गोल आपने बना के रखा टॉवेल को, गीला टॉवेल को, तो उसको टाइम लगेगा, और आपने जो टॉवेल है उसको खोल दिया, पूरा ऐसा फुलेट करके रख दिया धूप में, तो ये जल्दी सूख जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, उससे क्या हुआ, इवोपरेशन बढ़ जाएगा। विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व व्हेन मिल्क इज चर्न विगोरसली टू सेपरेट आउट मिल्क? देखो जो दूध होता है उसको हम क्या करते हैं, चर्न करते हैं, मतलब कि उसको ऐसे होता है ना गोला मिला के उसको शेक करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल वो यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं, लो डेंसिटी वाले बीच में रह जाते हैं एक्सिस के अराउंड, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट, विच सेपरेशन मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड? मतलब क्या हुआ कि इमिसिबल लिक्विड क्या हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ये आपस में मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, तो इनको ईजिली सेपरेट करा जा सकता है किससे, सेपरेटिंग फिनाइल से। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन विच फॉर्म ऑफ आयरन इज लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ द सरफेस? देखो जब आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है तो आयरन का जो बॉटम ले, यहाँ पे बॉटम पे कौन सा आयरन रह जाता है, मोल्टन आयरन। मोल्टन आयरन मतलब लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट क्या, आयोडीन। देखो आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम क्लोराइड बाय विच प्रोसेस ऑफ टेक्निक, किससे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमने क्या पढ़ा था कि अगर सॉलिड सब्सटेंस को मैं गर्म करूँ वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, कैम्फर का। तो इसी तरह बोल रहा है कि आयोडीन कैन बी सेपरेटेड। अगर एक मिक्सचर है, सपोज कि ये मिक्सचर, उसमें क्या है, एक तो आयोडीन है और क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है। अगर आयोडीन है, हमको पता है कि आयोडीन जो सब्लिमेट होता है, मतलब क्या होता है कि मैं आयोडीन को गर्म करूँगा तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर पोटेशियम क्लोराइड नहीं होगा, तो मैंने इसको हीट करा, ये गैस में कन्वर्ट हुआ, इसको मैंने एक अलग बर्तन में या फिर बकेट जो भी आप बोलते हैं केमिकल, उसको अलग कर लिया और पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से वो डायरेक्ट किस में चले गए, गैस में। तो आयोडीन क्या होता है, सब्लिमेट होता है। नेक्स्ट, विच कंपाउंड इज यूज टू रिमूव ग्रीन कलर फ्रॉम ग्लास? देखो कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है ग्रीन कलर फ्रॉम ग्लास से रिमूव करने के लिए। सपोज कि ये ग्लास है, ये ग्रीन कलर का, उसको रिमूव करने के लिए कौन सा पर्टिकुलर सब्सटेंस यूज़ होता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट का, द वर्ड क्रोमा हैज़ बिन टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो क्रोमा कौन से लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमा? क्रोमा मतलब कलर। अब क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, नेम द प्रोसेस यूज टू सेपरेट एंड प्यूरिफाई कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा मतलब कलर, क्रोमा मतलब कलर। अभी क्या बोल रहा है, देखो इसी प्रोसेस का नाम बताना है, उसमें वो कैसे सेपरेट कर रही है, प्यूरिफाई कर रही है कंपाउंड को डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए ए बी सी डी ये कंपोनेंट है, अब इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मतलब ये गैस को अपने ऊपर उसका सरफेस पे एब्जॉर्ब कर रहा है, अंदर नहीं आ रहा। एब्जॉर्प्शन मतलब अंदर तक जा रहा है, एब्जॉर्प्शन मतलब सरफेस पे एब्जॉर्ब करना।
तो इसकी एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी ए की अलग होगी, बी की अलग होगी, सी की अलग होगी, डी की अलग होगी। अगर इनकी एड्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी अलग अलग है तो उसको मैं सेपरेट किस प्रोसेस की मदद से कर सकता हूँ? क्रोमेटोग्राफी की मदद से। हु इन्वेंटेड द मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी? अब देखो क्रोमेटोग्राफी किसने इन्वेंट करी थी? एम.एस. ट्विट ने। तो एम.एस. ट्विट इन्वेंटेड क्रोमेटोग्राफी। विच सेपरेशन टेक्निक इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इन द गिवन मिक्सचर? मतलब क्या हुआ? डिस्टिलेशन। देखो ये कहाँ यूज़ होती है? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह में। सपोज कीजिए ये एक पेट्रोलियम है, सपोज कीजिए फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करता है, ए बी सी डी, और ये कंटेनर। सपोज कीजिए मैंने इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट डाला, पेट्रोलियम नेचुरल पेट्रोलियम ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करके इसमें डाला। अब वो क्या होगा? ये नीचे वाले में जाएगा, अब पूरा पेट्रोल जाएगा। अब इसमें से एक कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं कि क्या है? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसका 50 डिग्री है, तो वो यहाँ बाहर आ जाएगा। नीचे फिर बचा हुआ पेट्रोल गया, उसमें से एक का टेम्परेचर 100 डिग्री, दूसरा बाहर आ जाएगा, फिर एक का 150 तीसरा बाहर आ जाएगा, फिर 200 चौथा बाहर आ जाएगा। तो सारे अलग अलग फ्रिक्शनल में डिस्टिलेशन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट सबका अलग अलग आता है, तो सेपरेट हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट। नेम द प्रोसेस अपोजिट टू वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? अगर लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना तो ये क्या हो गया? वेपोराइजेशन। अगर गैस का लिक्विड में करना ये क्या हो गया? कंडेंसेशन। तो वेपोराइजेशन का अपोजिट चीज़ क्या होती है? कंडेंसेशन। अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन कैन बी सेपरेटेड बाय विच प्रोसेस? देखो क्लोरोफॉर्म और एनिलीन दोनों का मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होगा। तो अगर मैं इसको स्टीम डिस्टिलेशन में डालूँ, इसको क्लोरोफॉर्म एनिलीन का स्टीम डिस्टिलेशन डालूँ, तो क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग हो जाएगा, एनिलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग हो जाएगा। तो स्टीम डिस्टिलेशन की वजह से किसको अलग अलग करा जा सकता है? क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन को। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ टू और मोर मिसिबल लिक्विड इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? मतलब क्या होगा? देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड? मिसिबल लिक्विड मतलब कि आपस में मिल जाएंगे इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब पेट्रोलियम है, सपोज कीजिए पेट्रोलियम है, अब इसमें कोल तार होगा और डिफरेंट डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम तो आएगा, पर जो बॉइलिंग पॉइंट टू और मोर मिसिबल, सपोज इसमें ए और बी से मिला, तो ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? लेस देन 25 K का, केल्विन का। अगर इन दोनों के बीच में लेस देन 25 K बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो ही जो है हम क्या यूज़ कर पाएंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा? नहीं होगा, वही मेथड यूज़ नहीं हो पाएगी। व्हेन प्योर वाटर बॉइल्स विगोरसली द बबल्स जस्ट राइट टू द सर्फेस आर कंपोज्ड ऑफ वाटर वेपर। मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए कि इसमें प्योर वाटर भरा, इसको मैंने गर्म करा और बॉईल करने लगा, तो ऊपर देखूंगा आप बबल बबल दिखती है ऊपर आपको पानी गर्म करते जब, तो वो बबल किसके रहते हैं? वाटर वेपर्स के। नेक्स्ट है, देखो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है? देखो फिजिकल चेंज मतलब क्या होता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए। एग्जांपल क्या होगा? सपोज कीजिए मेरे पास वाटर है, वाटर मेरे पास किस फॉर्म में? आइस के फॉर्म में। आइस क्या? वाटर है, सॉलिड फॉर्म में मतलब वाटर का। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ किस में? लिक्विड में, तो ये लिक्विड आइस हो गया। इसको एक और बार कन्वर्ट करूँ तो मैं क्या बन जाएगा? वाटर वेपर। अब ऐसा तो है नहीं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आइस की और गैस की या लिक्विड की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी जरूर चेंज हो जाएगी, हाँ भाई ये सॉलिड है, फिर लिक्विड हो गया, फिर गैस हो गया, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। तो वाटर H2O, ये भी H2O, ये भी H2O, ऐसा नहीं H2O एन बन गया, कुछ बन गया। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। एग्जाम्पल क्या हो गया? रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। तो आयरन पहले Fe था, अब उसका केमिकल चेंज हो गया, वो बन गया रस्ट होने के बाद Fe2 थ्रू H2O। अब देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। एक और एग्जाम्पल क्या है? जो फिजिकल चेंज है वो क्या होता है? रिवर्सिबल। मतलब क्या हुआ? मतलब सपोज कीजिए मेरा वाटर है तो इसको मैं गैस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, गैस है इसको मैं वाटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो एक इसमें पॉसिबल फिजिकल में। पर जो केमिकल चेंज है वो क्या होता है? इरिवर्सिबल। मतलब क्या होगा? अगर ये आयरन है, ये रस्ट कर गया, तो ऐसा नहीं है सड़ा हुआ आयरन को फिर मैं वापस नया आयरन बना दूँ। तो ये केमिकल रिएक्शन आर नॉन रिवर्सिबल, केमिकल चेंज आर नॉन रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। और एक और डिफरेंस क्या है कि फिजिकल पॉइंट है, फिजिकल चेंज है उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो केमिकल चेंज है उसमें क्या बनता है? नया सब्सटेंस बनता है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज ऑब्जर्व व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन शेप, साइज,
कलर और स्टेट, फिजिकल चेंज मतलब क्या हुआ, अगर चेंज में उसके शेप में चेंज आ रहा, साइज में चेंज आ रहा, कलर में चेंज आ रहा, या उसके स्टेट में चेंज आ रहा कि सॉलिड लिक्विड से लिक्विड गैस में चेंज हो, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कुछ भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। नेक्स्ट क्या, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज विच काइंड ऑफ के चेंज। सपोज कीजिए एक मैग्नीशियम रिबन है, अब मैग्नीशियम रिबन को मैं गर्म इसको बर्न करूँगा तो ये क्या होगा, वाइट फ्लेम शो करेगा। अब ऐसा तो है नहीं ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ऐसा तो नहीं मैं इसको वापस गैस से वापस उसको मैं रिबन बना दूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये किस टाइप का केम है, केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि इरिवर्सिबल है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, अब देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या क्या होते हैं। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, एंटोनी लेवोइसियर ने। ये क्या बोलता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसको मैं एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, पर ना तो मैं मास को बना सकता हूँ ना मास को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, एंटोनी लेवोइसियर ने। देखो वो स्टेटमेंट वापस आ गया, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, किसका स्टेटमेंट है ये, बाय विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो अमोनिया है इज ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स हैव सेम प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये किस कौन सा लॉ है, देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि मैं अमोनिया को किसी भी सोर्स से लूँ, अमोनिया के बनाने की प्रोसेस बहुत सारी है, बर्स प्रोसेस हो गया, ऐसे अलग अलग प्रोसेस होती है, मैं किसी भी प्रोसेस से अमोनिया बनाऊँ उससे मैटर नहीं करता, पर जो प्रोपोर्शन होगा नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का वो सेम होगा हर प्रोसेस में। मतलब क्या हुआ, इसमें कितना प्रोपोर्शन है, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3। तो मैं किसी भी प्रोसेस से अमोनिया बनाऊँ कि भाई मैं एक प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 तरह मैंने अमोनिया बनाया, तो अमोनिया किसी भी प्रोसेस से बनाऊँ तो जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यही कौन सा लॉ बोलता है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, कि प्रोपोर्शन हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। सिमिलरली एग्जांपल ले लो वाटर का, अब वाटर में किसी भी प्रोसेस से बनाऊँ या फिर वाटर में किसी भी जगह से वाटर लेके आऊँ कि मैं नाली का पानी लेके आऊँ, प्योर वाटर लेके आऊँ, कहीं से भी लाऊँ, जो रेशियो होगा इन दोनों का वो सेम होगा। मतलब कितना हो गया, 2:8 मतलब 1:4, मतलब रेशियो मुझे हमेशा सेम मिलेगा। अब हेनरी लॉस क्या बोलता है, विच केमिकल प्रोसेस प्रपोज डेट वन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा बॉटल आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। मतलब क्या हुआ, देखो जब भी लिक्विड होता है, लिक्विड की सॉल्युबिलिटी होता है, लिक्विड की सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, कि लिक्विड में किसी भी सब्सटेंस को मैं सॉल्यूबल कर रहा हूँ तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो लिक्विड की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब लिक्विड में वो ज़्यादा डिजोल्व होने लग जाएगा। अगर मैंने प्रेशर को कम कर दिया तो जो लिक्विड की सॉल्युबिलिटी वो भी क्या कम होगी। इसलिए जो हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक में, उसको प्रिवेंट करने के लिए वो किस में मिलाता है, हाई प्रेशर में। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिजोल्व होगी। तो ये कौन सा लॉ बोलता है, हेनरीज लॉ। नेक्स्ट क्या, विच लॉ स्टेट दैट इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मतलब सपोज कीजिए एलिमेंट ए एलिमेंट बी है, ये कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मतलब एक कंपाउंड उसने बनाया DEF, देन द masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the whole number ratio। ये बोल रहा है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होकर कितने भी कंपाउंड बनाए तो जो मास होता है ना एक एलिमेंट का जिससे कंबाइन हो रहा है दूसरे एलिमेंट से, उसका जो रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, होल नंबर रेशियो। सपोज कीजिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो ये बहुत सारी ऑक्साइड बनाएगा, N2O, NO, NO2, ऐसा अलग अलग ऑक्साइड बनाएगा, पर जो रेशियो होगा मास का किसका, एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट का दूसरे पर्टिकुलर एलिमेंट से, वो क्या होगा, होल नंबर रेशियो होगा, स्मॉल होल नंबर रेशियो। देखो मोल कंसेप्ट क्या बोलता है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। देखो अगर मैं बोलूँ कि 1 मोलिकुलर हाइड्रोजन है मेरे पास, उसका मतलब क्या है कि उसमें कितने एटम है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 1 मोलिकुलर ऑफ हाइड्रोजन है या फिर 1 मोलिकुलर ऑफ क्लोरीन है, वॉट एवर है, तो उसमें कितने एटम कितने हैं, तो एटम है उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स है। यही क्या है, एवोगाड्रोस लॉ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस लॉ, 6.022 इंटू 10⁻23। विच टर्म इज डिफाइंड बाय मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है उसका, कि मोलिकुलर मास पार्टिकुलर कितना है उसका, मोलिकुलर मास या एटॉमिक वेट इन ग्राम्स में। नेक्स्ट है
हु इंट्रोड्यूस द मोल कंसेप्ट? तो मोल कंसेप्ट किसने दिया था? मोल कंसेप्ट दिया था विलियम ओसवाल्ड ने। विलियम ओसवाल्ड ने। तो इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर है ये ख़त्म होता है। मैटर हमने पढ़ा कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। एटॉमिसिटी क्या होता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट क्या होता है, मोलिकुलर मास, जर्मेनियम मेटलॉइड, रोबोट इंक्रीज एक्सप्लोरेटर है। तो इस तरीके से मोल कंसेप्ट, इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग अवर वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल।